मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं फिर से सिद्धि क्लासेस में। और आज मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। 2 अक्टूबर की महात्मा गांधी का जन्म दिवस है और साथ ही एक भारत की महान विभूति दूसरी जो है लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी जन्म दिवस मनाया जाता है। मैं आप सभी को दोनों के जन्म दिवस की बधाइयाँ देना चाहूँगा। और आज मैं आपको गांधी जी के बारे में ही कुछ जानकारियाँ देना चाहूँगा। गांधी जी के बिना भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में सोचना भी बिल्कुल वैसा ही होगा कि हम सौर मंडल की कल्पना करें और उसमें सूर्य ही ना हो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी जो थे, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। कहाँ पे? पोरबंदर, गुजरात। गुजरात के बारे में तो आप जानते होंगे कि भारत का सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। तो वही पोरबंदर, गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को गांधी का जन्म हुआ था। पिता इनके करमचंद गांधी थे, करमचंद गांधी। माता पुतलीबाई थी। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। कस्तूरबा गांधी। तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है पोरबंदर, गुजरात में। इनके पिता कौन थे? करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4 पुत्र थे। उसमें 2 लाल थे और 2 दास थे। नाम याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख लेंगे कि उनके 4 पुत्र थे, 2 लाल थे और 2 दास थे। लाल में कौन? हरिलाल और मणिलाल। कौन कौन? हरिलाल और मणिलाल। वही दास में रामदास और देवदास। तो गांधी के परिवार के बारे में हमने ये जाना कि गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में। और इनके पिता थे करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी के 4 पुत्र थे, जिनमें 2 लाल थे, 2 दास थे, हरिलाल और मणिलाल, रामदास और देवदास। 5वां पुत्र की बात करें तो मानक पुत्र माना गया है। मानक पुत्र जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज मानक पुत्र या 5वां पुत्र कहा जाता है इनको। तो आपसे क्वेश्चन करेगा गांधी का 5वां पुत्र किसे माना जाता है या मानक पुत्र किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? जमनालाल बजाज। तो गांधी जी करमचंद गांधी के यहाँ पैदा हुए, शिक्षित परिवार में पैदा हुए थे। तो शिक्षा तो अच्छी थी ही, लेकिन गांधी जी जो थे वो मध्यम बुद्धि वाले इंसान थे और वैसे ही विषय उनको समझ में आते थे। अब मध्यम बुद्धि का क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने अपनी खुद किताब में लिखा हुआ है कि मैं ज्यादा ना तेज था ना ही ज्यादा कमजोर था, मैं मध्यम बच्चों जैसे होते हैं वैसे ही था मैं। तो उनकी किताब है माय एक्सपेरिमेंट विद डेथ, उनमें इन बातों का उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। तो गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में पैदा होते हैं। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा गांधी। और इनके 4 पुत्र होते हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इनका 5वां पुत्र या मानक पुत्र माना जाता है जमनालाल बजाज को। यहां तक बातें हमें समझ में आई। गांधी जी
वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाते हैं। वकालत के लिए कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड में जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। गांधी जी वकालत या बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए हुए थे। वहां से जब वापस आते हैं तो उनको एक केस मिलता है अब्दुल्ला व्यापारी का। अब्दुल्ला व्यापारी का, वो कपड़ा व्यापारी था। उसका इनको केस मिल जाता है और वो लड़ने के लिए इनको जाना पड़ता है दक्षिण अफ्रीका। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका। कब? 1893 में। 1893। तो दक्षिण अफ्रीका ये जाते हैं केस लड़ने के लिए। किसका? अब्दुल्ला कपड़ा व्यापारी का। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में ये जाते हैं तो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे होते हैं और इन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया होता है। ट्रेन में बैठते हैं, लेकिन वहां एक अंग्रेज आता है, उनसे कहता है कि काले लोग फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते। तो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ और ये मेरे पास टिकट भी है। लेकिन वो अंग्रेज नहीं मानता। वो क्या करता है, मेतबर्ग नामक एक स्टेशन आता है, उनको यहाँ पर गांधी जी को नीचे उतार दिया जाता है और इस चीज से गांधी जी बहुत आहत होते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इंग्लिश में बात कर रहा था, मैं बैरिस्टर हूँ, वकालत की पढ़ाई करी है मैंने, मेरे साथ जब ऐसा व्यवहार हुआ है तो और जो यहाँ पे रह रहे होंगे लोग, उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा। वहां पर गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि एशिया के लोग जो वहां पर होते हैं काम करने के लिए, उन्हें एक एशियाटिक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। तो गांधी जी ये सब देखने के बाद में सोचते हैं आंदोलन वहां पर ही शुरू कर देते हैं। तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जो प्रयोग किया था, सत्याग्रह, वो कहां प्रयोग किया था? दक्षिण अफ्रीका में ही प्रयोग किया था। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने एक समाचार पत्र का संपादन किया, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। भारत की सलाह या राय। तो इंडियन ओपिनियन की इन्होंने समाचार पत्र के संपादन किया। वहीं पर एशियाटिक रजिस्ट्रेशन के विरोध में प्रथम सत्याग्रह का इन्होंने प्रयोग किया था। वहीं दक्षिण अफ्रीका में थॉमस बाग का साथ मिला इन्हें। तो थॉमस बाग की सहायता से इन्होंने फार्म की स्थापना की, फीनिक्स फार्म। फीनिक्स फार्म। और टालस्टॉय फार्म। टालस्टॉय फार्म की स्थापना की इसकी सहायता से। तो नाम मैंने आपको बताया, थॉमस बाग की सहायता से। तो यहां तक हमें ये पता चला कि गांधी जी जब पढ़ करके वापस आते हैं, उनको एक केस मिलता है 1893 में। जो कौन थे? अब्दुल्ला व्यापारी, कपड़ा के व्यापारी हुआ करते थे। इनको दक्षिण अफ्रीका में 1893 में गांधी जी केस लड़ने के लिए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ही जब डरबन से प्रिटोरिया जा रहे होते हैं तो मेतबर्ग नामक स्टेशन पे अंग्रेज इनकी पिटाई करता है, इनको नीचे उतार देता है। इससे गांधी जी बहुत क्षुब्ध हो जाते हैं और जब दक्षिण अफ्रीका में पहुंचते हैं तो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन जो हो रहा था उसके विरोध में वो सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर? सबसे पहली बार दक्षिण अफ्रीका में। वहीं थॉमस बाग की सहायता से ये दो फीनिक्स फार्म और टालस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं। वहीं पर एक समाचार पत्र का संपादन करते हैं, कौन सा? इंडियन ओपिनियन। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में होते हैं तो इनसे मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनसे मिलने जाते हैं और यही इनके राजनीतिक गुरु बनते हैं।
राजनीतिक गुरु। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, तो इनसे मिलने कौन सा राजनेता गया था? आपके सामने आंसर है, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। यही गांधी जी के राजनीतिक गुरु बनते हैं और गांधी से बोलते हैं कि आप जब भारत लौटिएगा तो 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करिएगा, उसके बाद में भारत की राजनीति में आपका स्वागत होगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु बनते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहते हैं। कितने वर्ष? 21 वर्ष। कई पेपर में पूछा गया, ध्यान रखिएगा, कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने समय तक रहते हैं, तो वो समय होगा 21 वर्ष। बात है 9 जनवरी 1915। गांधी जी भारत आते हैं, मुंबई के बंदरगाह पे उतरते हैं। मुंबई के बंदरगाह पे उतरते हैं और 9 जनवरी को इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। तो 9 जनवरी 1915 को मुंबई के बंदरगाह पर गांधी जी उतरते हैं और 1915 में ही अंग्रेजों के द्वारा इनको केसर ए हिंद की उपाधि दे दी जाती है। केसर ए हिंद, ये उपाधि किसके द्वारा दी गई? अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि 1915 में प्रदान की, क्योंकि वो देख रहे थे कि गांधी जी ने तांडव करा है दक्षिण अफ्रीका में और अब यही लौट कर आए हैं, तो हो सकता है इनको हम ये पुरस्कार दें या सम्मान दें तो हमारे प्रति उनका रवैया थोड़ा सा अलग रहेगा। लेकिन गांधी जी तो ऐसे थे, लेकर के तो लाठी चलते थे, लेकिन वो लाठी जो होती थी उनकी, वो तोप से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती थी। तो ये अंग्रेजों को पता चल चुका था। इसीलिए जब गांधी जैसे ही 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, तो 1915 में ही अंग्रेजों ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान कर दी। जैसा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि आप आइएगा और भारत में एक साथ भ्रमण करिएगा, तो उनके आदेशानुसार गांधी जी ने 1915 में कुछ खास ऐसे काम नहीं किए। उन्होंने 1916 में अब हमें सम के साथ याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 1916 में गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण जो दिया वो कहाँ? BHU के बारे में जानते होंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। एक पॉइंट और आपको याद यहीं से मिल जाएगा। 1916 में ही BHU की स्थापना हुई थी। वो की थी किसने? मदन मोहन मालवीय ने। किसने? मदन मोहन मालवीय ने 1916 में BHU की स्थापना की थी और गांधी जी ने अपना सार्वजनिक भाषण सबसे पहले कहाँ दिया था? 1916 में। कहाँ? BHU, मतलब कहाँ? ये बनारस विश्वविद्यालय में। 1916 में ही गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। साबरमती आश्रम साबरमती आश्रम जानते हैं, अहमदाबाद में है। अहमदाबाद। तो 1916 के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। गांधी जी ने 1916 में क्या किया? 1916 में अपना सबसे पहला जो सार्वजनिक भाषण था वो कहाँ दिया? BHU बनारस में। और 1916 में ही बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई? मदन मोहन मालवीय के द्वारा हुई। तो ध्यान रखें, थोड़ा सा कहानी बना लेते हैं कि मदन मोहन मालवीय ने जब BHU की स्थापना की तो गांधी जी को न्योता दिया था कि आइए अपना मेडन स्पीच जो है यहीं से शुरू कीजिए। तो पहला भाषण इन्होंने यहीं से शुरू किया था। तो 1916 में ही गांधी जी ने क्या किया? साबरमती आश्रम की स्थापना की, वो भी कहाँ? अहमदाबाद में। भारत का बोस्टन किसे कहते हैं?
भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अगर आपके दिमाग में अहमदाबाद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, झूलती मीनारें कहाँ हैं? झूलती मीनारें कहाँ हैं? अगर आपके दिमाग में अहमदाबाद आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं। भारतीय कपड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अगर इसके बारे में भी अगर आपके दिमाग में अहमदाबाद आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो अहमदाबाद के बारे में आपको पता चला कि साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में गांधी के द्वारा कब हुई थी? 1916 में हुई थी। बात है 1917 की, चंपारण बिहार। चंपारण बिहार 1917 में चंपारण बिहार से बुलावा आता है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल ये बुलावा इसलिए आया था क्योंकि चंपारण बिहार में एक जो पद्धति अंग्रेजों ने बना रखी थी कि 3 कठिया पद्धति चलती थी कि 3/20 जो भूमि होती थी उस पे आपको नील की खेती करनी ही करनी है। तो नील की खेती 3 कठिया पद्धति जो थी उसका विरोध करने के लिए रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को न्योता भेजा और गांधी जी 1917 कहाँ पहुंच जाते हैं? चंपारण में। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। और ये विद्रोह ये जो हुआ, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भी यही था, ध्यान रखेंगे। चंपारण बिहार पहला सत्याग्रह कहाँ का? भारत का। इनका भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? चंपारण में। कब? 1917 में। और ये क्यों किया गया? नील किसानों के लिए। नील किसानों के लिए कौन सी पद्धति? 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति। तो 1917 में गांधी ने चंपारण बिहार में पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया। इसी सत्याग्रह में इनको महात्मा कहा गया। इनको महात्मा कहा किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इसी चंपारण आंदोलन में। तो हमें ये पता चला कि गांधी जी 1915 में आते हैं, 1916 में पहला सार्वजनिक भाषण देते हैं बनारस विश्वविद्यालय में। 1916 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। फिर 17 में चंपारण बिहार से इनको बुलावा आता है और वहीं पर अपना भारत में पहला सत्याग्रह करते हैं और नील किसानों की 3 कठिया पद्धति का विरोध किया था और यहीं पर इनको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा कहा गया। अहमदाबाद में मिल मजदूर जो थे, मिल मजदूरों को एक बोनस दिलाना था इनको, प्लेग बोनस। प्लेग बोनस। यहां पर गांधी जी ने अपनी पहली भूख हड़ताल की। क्या? पहली भूख हड़ताल की। क्या की? भूख हड़ताल की। तो 1918 में अहमदाबाद में मजदूरों के लिए गांधी जी क्या करते हैं? प्लेग बोनस दिलाने के लिए पहली भूख हड़ताल करते हैं 1918 में। 1919 की बात करें, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। बहुत से होशियार लोग होंगे जिनके दिमाग में ये डेट सुनते ही दिमाग में आने लगा होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बातें होने वाली हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, कहाँ पे? अमृतसर में जलियांवाला बाग जो था, कौन सा बाग? जलियांवाला। अमृतसर में जलियांवाला बाग जो था वहां पे एक हत्याकांड होता है। कब? 13 अप्रैल 1919। अमृतसर के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि अमृतसर की स्थापना जो थी रामदास के द्वारा की गई थी। यहीं पे जो स्वर्ण मंदिर है वो अर्जुन देव के द्वारा बनवाया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है 13 अप्रैल 1919 को। इसलिए गांधी जी क्या करते हैं, वो जो उपाधि उनको मिली थी कौन सी? केसर ए हिंद। केसर ए
करते हैं, वापस कर देते हैं। इसी के विरोध में, इसके विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी क्या करते हैं, केसर हिंद की उपाधि वापस कर देते हैं। 1 अगस्त 1920 1 अगस्त 1920। खास बात क्या थी, गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। वो भी कब? 1 अगस्त 1920 को। खास बात यह रही कि तिलक की इसी दिन मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर जो तिलक थे, तिलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया 1 अगस्त 1920 को, उस दिन कौन से जो महापुरुष थे या क्रांतिकारी थे उनकी मृत्यु हुई थी? तो आपका आंसर क्या बनेगा? बाल गंगाधर तिलक। आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी ने चलाया कब? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन चल ही रहा था कि बीच में एक घटना हो जाती है जिसका नाम होता है चोरा चोरी घटना। चोरा चोरी कांड। ये होता है 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पे? गोरखपुर। गोरखपुर। तो ये आंदोलन चल ही रहा होता है, सहयोग आंदोलन कि एक कांड हो जाता है, चोरा चोरी कांड। कहाँ पे? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ? गोरखपुर में। गांधी जी वैसे ही हिंसा के खिलाफ थे और यहाँ पर जो कांड हुआ उसमें तो 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया भीड़ के द्वारा थाने में ही। अब उस घटना का क्या प्रारूप था ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन गांधी जी को बहुत खराब लगा कि मैं अहिंसा के पक्ष में नहीं हूँ और ये गलत हुआ है। इसलिए गांधी क्या करते हैं, 12 फरवरी 1922 को कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। कब? 12 फरवरी 1922। तो असहयोग आंदोलन के बारे में ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1 अगस्त 1920 को। और इसी दिन किस महापुरुष की मृत्यु हुई? तो आपका आंसर रहेगा बाल गंगाधर तिलक की। तो ये आंदोलन चल ही रहा था कि चोरा चोरी कांड होता है कब? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पे? गोरखपुर में। और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं। पेन चलाते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। इसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 1924 में गांधी जी कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बनते हैं। एक बार अध्यक्ष बने। अधिवेशन होता है बेलगांव में। बेलगांव अधिवेशन होता है कांग्रेस का। इस अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। गांधी जी कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने, कहाँ बने थे? कहाँ पे? बेलगांव। ये कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक, बेलगांव कर्नाटक। तो कांग्रेस के गांधी जी एक बार अध्यक्ष बनते हैं 1924 में। आपको गोलमेज सम्मेलन याद होंगे कि गोलमेज सम्मेलन कब हुए थे। अगर आपका दिमाग कह रहा है कि 30, 31, 32 तो आप बिल्कुल सही हो। उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं। 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने
नमक कानून तोड़ने के लिए एक यात्रा की थी जिसका नाम था दांडी यात्रा। कौन सी यात्रा? दांडी यात्रा। कब शुरू की? 12 मार्च 1930 को। कहां से? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम। तो 12 मार्च 1930 को ये यात्रा शुरू होती है। कहाँ के लिए? दांडी के लिए। क्यों? नमक कानून को तोड़ने के लिए। ये पहुंच जाते हैं 6 अप्रैल 1930 को। नमक कानून को क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है। और इसी दिन शुरू कर दिया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दांडी यात्रा के बारे में ये पॉइंट याद रखेंगे। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा, ये कितने लोग साथ में थे? उनके 78 सहयोगी साथ में थे इस यात्रा में, जो कि शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को, खत्म हुई थी कब? 6 अप्रैल 1930 को। और उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया था। 1931 में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहुंचते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये इंग्लैंड में बुलाए गए थे रैमजे मैकडोनाल्ड के समय। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं? 1931 में। गोलमेज सम्मेलन में इनकी बातें नहीं मानी जाती हैं, या यूँ कह लें कि सहमत नहीं बन पाती है। तो गांधी जब यहाँ पर लौट कर आते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, अगर नोट कर रहे हैं तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी पहुंचते हैं 1931 में। वहाँ पे उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं, या यूँ कह लें सहमत नहीं बन पाती है। तो ये दिल्ली वापस आते हैं। तो दिल्ली समझौता एक होता है, दिल्ली समझौता। मार्च। तो दिल्ली समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। किसके बीच में? गांधी जी और इरविन के बीच में। इरविन के बीच में एक समझौता होता है। कौन सा? दिल्ली समझौता। ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लेता है ऐसे, गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? तो आपका आंसर बनेगा 5 मार्च 1931 को। कब? 5 मार्च 1931 को। 1932 में गांधी जी ने एक संघ बनाया। कौन सा? हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ। तो 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। 1942 की बात करें तो 1942 में सात अगस्त 1942 को गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। तो 7 अगस्त 1942 को गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन एक आया था 1942 में, और उसी के विरोध में गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया था। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया था जो बहुत फेमस है, बहुत पेपर में आता है, करो या मरो। ये गांधी जी के द्वारा ही कहा गया था। क्या कहा गया था? करो या मरो, डू और डाई। गांधी जी ने कौन से आंदोलन में कहा? भारत छोड़ो आंदोलन में। वो भी कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1942 को। तो हमने ये जाना कि 1924 में कांग्रेस
एक बार अध्यक्ष बनते हैं गांधी जी, वो भी कहाँ, बेलगांव कर्नाटक में। और उसके बाद हमें दांडी यात्रा याद रखनी है कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुई साबरमती आश्रम से। ये 78 सहयोगियों के साथ में यात्रा पे निकलते हैं और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच जाते हैं। नमक कानून को तोड़ते हैं और कौन सा आंदोलन शुरू करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, वापस आते हैं तो दिल्ली समझौता होता है गांधी जी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को। 1932 में गांधी जी हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं। 1942 में गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चलाते हैं कृष्ण मिशन के विरोध में। अगस्त 1942 को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन जब चला रहे थे गांधी जी, तो उसके अगले ही दिन क्या हुआ, एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया भारत छोड़ो आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे उनको पकड़ने के लिए। तो ऑपरेशन 0 आवर चल रहा था। 0 आवर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया ऑपरेशन 0 आवर के तहत, और इनको रखा गया जो महाराष्ट्र का पूना है, वहाँ पे एक आगा खां महल है, वहाँ पर इनको रख दिया गया, नज़रबंद कर लिया। अंग्रेजों का काम ही यही था कि जो भी उनके खिलाफ बोलता था उसने नज़रबंद कर देते थे। तो 9 अगस्त इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। कब? 30 जनवरी 1948 को। ध्यान रखेंगे 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? शहीद दिवस। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। और गांधी जी ने बहुत अच्छे कार्य करे थे। उनकी समाधि की बात करें, समाधि जो है उनकी दिल्ली में ही है, राजघाट पे। कहाँ पे? राजघाट पे। और उस पे लिखा हुआ है हे राम। क्या लिखा हुआ है? हे राम। तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, या हत्या कर दी थी इसने नाथूराम गोडसे ने। और इनकी समाधि कहाँ है? राजघाट दिल्ली में, जिसपे क्या लिखा हुआ है? हे राम। और 30 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? तो आपका आंसर रहेगा शहीद दिवस। उपाधियों की बात कर लें तो गांधी जी ने बहुत सारी उपाधियां दी भी हैं और पाई भी हैं। तो उपाधियों को याद करने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं। गांधी जी ने देश रत्न, अजातशत्रु, कहा किसको? राजेंद्र प्रसाद को। किसको कहा? राजेंद्र प्रसाद को। गुरुदेव कहा किसे? रवीन्द्रनाथ। कायदे आजम किसको कहा? मोहम्मद अली जिन्ना को। तो देश अजातशत्रु किसे कहा? राजेंद्र प्रसाद को। गुरुदेव किसे कहा? रवीन्द्रनाथ टैगोर को। कायदे आजम किसे कहा? मोहम्मद अली जिन्ना को।
गांधी जी। ये इधर देखिएगा, तीर बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब ये उपाधियां किसके द्वारा दी गई हैं? गांधी जी के द्वारा। हम ऐसे ही तीर लगाएंगे, इससे हम याद करेंगे कि ये उपाधियां गांधी जी को दी गई हैं अन्य लोगों के द्वारा। राष्ट्रपिता, गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? अगर आपके दिमाग में आ रहा है सुभाष चंद्र बोस, तो आप बिल्कुल सही हैं। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। बापू, बापू इनको कहा था किसने? जवाहरलाल ने। अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने। किसने? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल के द्वारा ये अर्धनग्न फकीर कहे गए। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो जो जेम्स पैलेस था जहाँ पे ये सम्मेलन हो रहे थे इंग्लैंड में, तो ये जब चढ़ रहे थे तो इन्होंने दूर से देखा विंस्टन चर्चिल ने, और दूर से देखते ही कहा देखो अर्धनग्न फकीर आया है भारत से। तो ये शब्द जो हैं बहुत ही तीखे थे चर्चिल के, लेकिन गांधी जी ने इनके साथ भी सामंजस्य बिठाने की कोशिश की थी। तो राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। बापू किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। मलंग बाबा, मलंग बाबा, मलंग बाबा, मलंग बाबा इनको कहा गया था, एक संस्था थी खुदाई खिदमतगार संस्था, खुदाई खिदमतगार। कौन सी संस्था? खुदाई खिदमतगार संस्था के द्वारा गांधी जी को क्या कहा गया था? मलंग बाबा कहा गया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये माउंट बेटन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? माउंट बेटन। किसके द्वारा? माउंट बेटन के द्वारा कहा गया था वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो उपाधियों के बारे में ऐसे याद रखेंगे कि गांधी जी ने देश रत्न अजातशत्रु किसे कहा? राजेंद्र प्रसाद को। गुरुदेव किसे कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर को। कायदे आजम किसे कहा? मोहम्मद अली जिन्ना को। वहीं पर गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है सुभाष चंद्र बोस द्वारा, और ये बापू कहा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अर्धनग्न फकीर कहा गया विंस्टन चर्चिल के द्वारा। मलंग बाबा कहा गया है खुदाई खिदमतगार संस्था के संस्थापक जो थे। कौन? अगर आपके दिमाग में आ रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान, तो आप बिल्कुल सही हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि दक्षिण भारत का गांधी किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का गांधी किसे कहते हैं? तो आपका आंसर अगर सदाशिव है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगर क्वेश्चन करता है कि सीमांत गांधी, सीमांत गांधी, तो यदि आपके दिमाग में खान अब्दुल गफ्फार खान है तो आप बिल्कुल सही हैं। सीमांत गांधी क्वेश्चन अगर आपसे करता है और आपका जवाब खान अब्दुल गफ्फार खान है तो आप बिल्कुल सही है। ये खान अब्दुल गफ्फार खान वही जिनको 1987 में भारत रत्न दिया गया था, प्रथम विदेशी नागरिक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी किसे कहें? खान अब्दुल गफ्फार खान को।
दक्षिण भारत का गांधी किसे कहा जाएगा? सदाशिव को कहा जाएगा। गांधी से क्वेश्चन और याद रखेंगे, इनकी एक अधूरी इनकी किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रथ। कौन सी? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये किताब बहुत पूछी जाती है, बहुत सारे पेपरों में कई बार ये पूछी गई है। गांधी की अधूरी पुस्तक कौन सी है? अच्छा, गांधी जी का जो प्रिय भजन था वैष्णव जन तेने कहिए जो पीर पराए जाने हैं, इसके लेखक कौन थे? अगर आपके दिमाग में घूम फिर के कोई गुजरात का कवि आ रहा है तो हो सकता है आप सही रास्ते पे हो। कौन? नरसिंह मेहता। कौन मेहता? नरसिंह मेहता। गांधी का जो प्रिय भजन था वैष्णव जन तेने कहिए जो पीर पराए जाने हैं, के लेखक कौन है? नरसिंह मेहता। तो गांधी के बारे में हमने इतनी जानकारी प्राप्त की कि गांधी जी जो थे इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, और वो बैरिस्टर बनते हैं और दक्षिण अफ्रीका जाते हैं केस लड़ने के लिए। वहाँ पर इनकी ज़िंदगी में कई बदलाव आते हैं, लोगों के प्रति आंदोलन वहाँ पर करते हैं अच्छाई के लिए। फिर उसी के बाद में जब वापस आते हैं तो भारत में भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। कांग्रेस में शामिल होते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए हथियारों का सहारा ना लेकर के अहिंसा का सहारा लेते हैं, और उसी के सहारे अंग्रेजों को भगाने में वो कामयाब भी रहते हैं। लेकिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। और इनकी समाधि के बारे में मैंने आपको बताया कि दिल्ली में है, राजघाट पे, जिसपे हेराम लिखा हुआ है। और जैसे कि दक्षिण भारत का गांधी किसे कहा जाएगा? सदाशिव को कहा जाएगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाएगा। और इनकी अधूरी किताब कौन सी है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रथ। तो आप इस वीडियो को देखिए, गांधी के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। हमने आपको थोड़ा सा आलम्बन दिया है और इसको आगे बढ़ाइए और इसमें जानकारियों को जोड़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।